अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 3 की ओएसपी स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम फार्मा की ओएसपी करेंगे। तो फार्मा में जो सबसे पहले एलोस है उसमें है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है ना, उनकी 5 ग्रुप्स होते हैं। ये आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मेन चीजें बतानी चाहिए और वही स्टेशंस पर आएंगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में जो सबसे पहला ग्रुप है वो होते हैं डायूरेटिक्स, जो कि यूरिन को इंक्रीज करते हैं, यूरिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अब हाइपरटेंशन में ये होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। तो हमने ऐसे ड्रग्स देने होते हैं जो कि यूरिन से फ्लूइड को एलिमिनेट कराए, बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कराए, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो। तो जो डायूरेटिक्स होते हैं, इनके दो ग्रुप एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, एक लूप डायूरेटिक्स और एक थायजाइड डायूरेटिक्स। लोप डायूरेटिक्स में अब आपने इनमें एक एक दो दो ड्रग बस याद रख ले रहे हैं, वो काफी होंगे। लूप डायूरेटिक में आते हैं फ्यूरोजीमाइड और थायजाइड डायूरेटिक में आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड या क्लोरथेरिडोन। तो ये देख लेना है, इसका एक एक नाम आपको याद होना चाहिए। सेकेंड ग्रुप आ जाते हैं वेजोडायलेटर्स। अब ये वेजोडायलेटर्स क्या करेंगे, जैसे डायूरेटिक्स ने किया था ना, कि फ्लूइड को एलिमिनेट करवाया था बॉडी से ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, इसी तरह जो वेजोडायलेटर्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं वेसल्स को। वेजो का मतलब है वेसल्स, जैसे कि आर्टरीज होती हैं, वेन्स वगैरह होती हैं, डायलेट कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो। जो हार्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर कम हो, फ्लूइड जो है वो इसके अंदर आ जाए, हाथ के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो, ताकि ब्लड प्रेशर रेज ना करे। एंटी हाइपरटेंसिव वेजोडायलेटर्स भी होते हैं। अब वेजोडायलेटर्स दो तरह के होते हैं, ओरल होते हैं और पारेंटल होते हैं। यानी कि पारेंटल होते हैं जो आईवी देते हैं या इंट्रामस्कुलर देते हैं, लेकिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है वो हम आईवी ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस आईवी लिखा है। तो ओरल वेजोडायलेटर्स में दो ग्रुप आ जाते हैं, एक होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और दूसरे होते हैं ओल्ड ओरल वेजोडायलेटर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं नेफिडिपिन, डायहाइड्रोपायरिडीन और ओल्डर ओरल वेजोडायलेटर्स होते हैं हाइड्रालिजीन और मिनॉक्सिडिल। उसके बाद पारेंटल होते हैं जो कि हम आईवी देते होते हैं, यानी कि इंजेक्शन या ड्रिप के फॉर्म में देते होते हैं। इसमें है निट्रोपिरोसाइड, डायसोक्साइड और फिनोल्डोपेम। ये इमरजेंसी के सिचुएशंस में देते होते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप्स हो गए, एक होता है डायूरेटिक्स जो लूप डायूरेटिक्स है और थायजाइड डायूरेटिक्स है। लूप में फ्यूरोजीमाइड है और थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है। और वेजोडायलेटर्स में ओरल होते हैं और पारेंटल होते हैं। ओरल में भी आगे से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ओल्डर ओरल वेजोडायलेटर्स होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं नेफिडिपिन है, डायहाइड्रोपायरिडीन है और ओल्डर ओरल वेजोडायलेटर्स होते हैं हाइड्रालिजीन और मिनॉक्सिडिल। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिंपैथेटोप्लेजिक्स। इसमें 5 ग्रुप्स होते हैं आगे से। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के भी 5 ग्रुप्स है ना, सिंपैथेटोप्लेजिक्स के भी 5 ग्रुप्स होंगे। सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। अब आपको ये तो पता है ना कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक जो कि फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स में होता है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक जिसके अंदर रिलैक्सिंग सिचुएशन होती है। अब ये सिंपैथेटोप्लेजिक्स जो होते हैं ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करेंगे। ऐसी सिचुएशन होती है ना जैसे कि स्ट्रेस वगैरह होता है, उनमें ब्लड प्रेशर रेस कर जाता है, तो ये सिंपैथेटोप्लेजिक्स होती है ना, ये उन सिस्टम को ब्लॉक्स करेंगे, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इससे होगा क्या कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, पेशेंट थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हुआ होगा तो पेशेंट रिलैक्स फील करेगा, उसका फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसमें जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं उसमें क्लोनिडीन और मिथाइलडोपा आ जाता है। गैंग्लियन ब्लॉकर्स में हेक्सामेथोनियम है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स के अंदर रेजरपिन है। अभी हम इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे देखेंगे। अल्फा ब्लॉकर्स पैराजोसिन है और बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलोल होते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है वो है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में एस इनहिबिटर्स होते हैं और एआरबीस होते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिन होता है, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम आपने फिजियो में पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि एंजियोटेंसिन इंक्रीज करवाता है ब्लड प्रेशर को। जब हम इसका एंटागोनिस्ट दे देंगे ना, एंटागोनिस्ट वो ड्रग होता है जो कि एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करता है, इसके इफेक्ट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे, तो जो इसका एंटागोनिस्ट होगा ना वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, एक होते हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। आपने पढ़ा होगा कि एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, तो वो जो स्टेप होता है ना वो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, कैप्टोप्रिल का। उसके अलावा एआरबीस होती हैं, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं।
जिस रिसेप्टर के ऊपर एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट करना होता है ना और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराना होता है, ये उसको ब्लॉक कर देंगे क्या रिसेप्टर पे लग सके और ना काम कर सके। इसके अंदर कौन सा ड्रग आ जाता है, लोजार्टन। और फिफ्थ और लास्ट होता है रीनल एंटागोनिस्ट। अब रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम ये वही सिस्टम है। अब ये रीनल को जो काम है ना एंजियोटेंसिन बनाना, वो ही नहीं होगा, ना एंजियोटेंसिन 1 बनेगा ना एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, कुछ नहीं करने देगा ये। एलिस्केरिन ये इसका ड्रग का नाम होता है। तो ये हो गए, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हुए, डायूरेटिक्स, वेसोडाइलेटर्स, सिंपैथेटोप्लेजिक्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और रीनल एंटागोनिस्ट। ये अभी जब हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहले ड्रग्स हैं वो होते हैं डायूरेटिक्स। इसमें दो तरह के डायूरेटिक्स हैं, जैसे हमने पहले देखा, एक होती है थायजाइड डायूरेटिक्स और एक होती है लूप डायूरेटिक्स। जो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं उसमें कौन सा ड्रग था, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, उसी के नाम से है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड या क्लोरथेरेडोन। अब ये करता क्या है, ये ब्लॉक करता है सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये आपने फिजियो में पढ़ा होगा कि जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर वो रिलीज करवाता है सोडियम को, वाटर को, और वहां पे ही रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। अगर बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, फ्लूइड ज्यादा रिलीज होगा बॉडी से यूरिन की फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है तो क्या करेगी बॉडी, नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर लेगी, किडनीज एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्लूइड को। तो ये जो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है ना, ये थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर का नॉर्मली ये काम क्या है, ये जो सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होते हैं नॉर्मली सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जहां पे साल्ट होगा, ये आपको पता होगा कि जहां पे साल्ट होता है वहां पे वाटर ऑस्मोटिकली खुद ही मूव करने लग जाता है उस साइड के ऊपर। अगर बॉडी सोडियम को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। बॉडी के अंदर फ्लूइड पहले ही ज्यादा है, अगर बॉडी वाटर और सोडियम को और ज्यादा एब्जॉर्ब करती रहती है तो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर और ज्यादा रेज कर देगा। हमने ऐसा नहीं करवाना, हम चाहते हैं कि सोडियम और वाटर रिलीज हो ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। तो नॉर्मली सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर रीअब्जॉर्ब करता है सेल के अंदर, सोडियम और क्लोराइड दोनों एक साथ रीअब्जॉर्ब होते हैं। और तो सोडियम और क्लोराइड यूरिन के अंदर डिक्रीज कर जाता है और वाटर भी यूरिन के अंदर डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब हम डायूरेटिक देते हैं तो क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होते, वो यूरिन के अंदर ही रहते हैं। वाटर जो है वो वहाँ पे ऑस्मोटिकली फ्लो कर जाता है, वाटर भी यूरिन के अंदर ही रहता है। तो लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो ये क्या किसका रोल था, डायूरेटिक्स का, जो कि यूरिन को इंक्रीज कराते हैं ताकि ब्लड प्रेशर क्या वो नॉर्मल हो सके, ब्लड प्रेशर कम हो सके। अब जो आपके एलओएस है उसमें उन्होंने सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहा हुआ है, लेकिन अब सेफ साइड पर रहने के लिए क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट को भी थोड़ा बहुत देख लें। क्लिनिकल यूजेस तो सबके सेम ही होंगे, हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके, हाइपोकलीमिया कराता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरविरसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। ये अब आपने बस याद ही करने होंगे, ये याद करने वाली चीजें हैं। तो इनमें से एक तो एडवर्स इफेक्ट अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लूप डायूरेटिक्स, ये होते हैं फ्यूरोजीमाइड। फ्यूरोजीमाइड क्या करता है, ये ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स को। ये भी सेम ही तरह के ट्रांसपोर्टर है लेकिन ये थिक असेंडिंग लिंब के अंदर होते हैं। तो लूप डायूरेटिक क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे। अब इनका नॉर्मली फंक्शन यह है कि सोडियम को, पोटेशियम को, टू क्लोराइड्स को ये रीअब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर भी यूरिन के अंदर डिक्रीज कर जाता है इन सब की वजह से। लेकिन जब ये रिसेप्टर ही ब्लॉक होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर होगी, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देगा। दोनों का सेम ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो ये आपने देख लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपने डायूरेटिक्स में ये बताना है कि ये ब्लॉक करते हैं ट्रांसपोर्टर्स को जो कि सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और एलिमिनेट हो जाएगा यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप इतना भी बता देंगे ना तो काफी होगा। अब ये जो डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये हाइपरटेंशन के अलावा हार्ट फेलियर में भी यूज होते हैं। अब हार्ट फेलियर का भी आपके एलोस में है तो हार्ट फेलियर का भी याद रखना है कि डायूरेटिक्स हार्ट फेलियर में भी यूज होते हैं, हम वहां भी इनको पढ़ेंगे। एडवर्स इफेक्ट हाइपोकलेमिया, हाइपोवोलेमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी वगैरह, इनमें से एक तो याद रख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपैथेटोप्लेजिक्स। सिंपैथेटोप्लेजिक में सबसे पहले ग्रुप कौन सा था, सेंट्रल रिएक्टिंग थे। सेंट्रल रिएक्टिंग में क्लोनिटीन था और मिथाइल डोपा था। अब बॉडी में ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं, उसके अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं मस्कुलिनिक जो कि पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपैथेटोप्लेजिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ डील कर लेना। यहाँ पे होंगे जो रिसेप्टर्स, उनको हम कहते हैं कि ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे।
या आपको स्क्रीन पर टेबल नजर आ रहा है, इससे आप देख सकते हैं कि अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे रिसेप्टर है, ताकि पता चल सके कि कौन सा रिसेप्टर किस लोकेशन पे है, तो कौन सा ड्रग उसको कहाँ पे ब्लॉक कर रहा है और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये एक तो सिंपैथेटिक होते हैं, जिसके मैंने आपको पहले बताया। अल्फा, बीटा और डोपामाइन रिसेप्टर, ये तीनों सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर सिंपैथेटिक होते हैं, तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये सिंपैथेटिक फ्लो को कम करने होते हैं। अब ये क्लोनिडीन है, ये इसका अगोनिस्ट होता है। अल्फा 2 रिसेप्टर खुद भी सिंपैथेटिक फ्लो को कम कर रहे थे ना, तो क्लोनिडीन भी सिंपैथेटिक फ्लो को कम ही करेगा। ये जाएगा सीएनएस के अंदर और वहां पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, ताकि वो सिंपैथेटिक फ्लो को कम कर सकें। और इस वजह से ब्लड प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्लोनिडीन क्या करता है, क्लोनिडीन सीएनएस के अंदर जाता है, वहां पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ताकि वो सिंपैथेटिक फ्लो को कम कर सके, इनहिबिटरी रिस्पांस देता है। यूज वही हाइपरटेंशन के अंदर यूज होगा। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है रीबाउंड हाइपरटेंशन। रीबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन ये ड्रग ले रहा होगा ना, तो वो हाइपरटेंशन को कम कर रही है, लेकिन जब वो पेशेंट ऐसा होता है ना, कभी बेड से लेटे लेटे एकदम से खड़े हो तो बिल्कुल ऐसे चक्कर आने लग जाते हैं, ये वैसी वाली कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज कर जाता है रीबाउंड हाइपरटेंशन के अंदर। इसको हम पोस्टल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, कि जैसे बैठे बैठे खड़े हुए ना, तो एकदम चक्कर आए, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज कर गया, तो इसको कहते हैं रीबाउंड हाइपरटेंशन। उसमें सीडेशन भी हो सकती है। उसके बाद जो इस ग्रुप का सेकंड ड्रग है वो होता है मिथाइल-डोपा। ये प्रो ड्रग है, यानी कि इनएक्टिव। जहां पे भी प्रो ड्रग की टर्म आएगी ना, उसका मतलब है इनएक्टिव ड्रग। ये सीएनएस के अंदर जाता है और वहां पे एक्टिव हो जाता है। अब इसका काम क्या है, ये कार्डिक आउटपुट को और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस को डिक्रीज करता है, ताकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए। हार्ट के ऊपर अगर वर्कलोड कम होगा, हार्ट सही तरह से पंप कर सकेगा, और फिर ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। तो ये क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस को कम करता है, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। यूज वही हाइपरटेंशन के अंदर ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है हीमोलिटिक ऑटो एंटीबॉडीज, जो कि इसका एडवर्स इफेक्ट है हीमोलिटिक एंटीबॉडीज। ये आपने याद रख लेना है। क्लोनिडीन में एडवर्स इफेक्ट रीबाउंड हाइपरटेंशन, और ये हीमोलिटिक एंटीबॉडीज बनाता है, ये याद रख लेना है। ये जो सिंपैथेटोप्लेजिक्स वाले हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डायूरेटिक्स हैं। तो डायलेटर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर और एआरबीज हैं। तो ये आपने बस एक दफा रीड कर लेने हैं, ठीक है ना। गैंग्लियन ब्लॉकर्स हेक्सामेथोनियम होता है। ये क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होता है, ब्लॉक करता है सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आउटफ्लो को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, ना सिंपैथेटिक है ना पैरासिम्पैथेटिक है, तो इस तरह पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होते हैं। तो ये आपने एक दफा रीड कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। इसमें है रिजर्विन। आपको पता होगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बनते हैं। तो ये जो वीमेट होता है ना, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को वेसिकल्स के अंदर। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा ना, तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन स्टोर नहीं होगी, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो सकेगा, काम नहीं कर सकेगा। तो ये इसका रोल होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब ये हाइपरटेंशन के अंदर तो हम कम यूज करते हैं, हंटिंगटन डिजीज वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं, तो ये भी इतना ज्यादा हाइपरटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवर्स इफेक्ट वही सिवियर डिप्रेशन, सिडेशन वगैरह होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो है अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स। ये आपने लाजमी कर लेने हैं। तो जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं ना, वो है प्राजोजिन, डोक्साजोजिन। ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। जो हमने पहले क्लोनिडीन पढ़ा, वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा था ना, ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, और ये वेसल्स वगैरह में होते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस कम होगी, वेजोडाइलेशन होगी, और ब्लड प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा इसके अंदर। सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगी। अगर वेसल्स के अंदर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी ना, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, वो बहुत ज्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करेगी। हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज करेगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या करती है, वेजोडाइलेशन कराएंगे और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा देंगे। इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर प्रोपेनोलोल है। बीटा ब्लॉकर्स वैसे तो 3 तरह के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये नॉन सिलेक्टिव प्रोपेनोलोल जो है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, यानी कि सबके ऊपर एक्ट करेगा। इसका रोल क्या होता है, ये कार्डिक आउटपुट को कम करता है, रीनन के रिलीज को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। रीनल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था, जब रीनल कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आपने सब कुछ नहीं करना तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो लाजमी करें। फिर उसके बाद आ जाती हैं वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में नेफिडिपिन है, विरम्पामिन है। ये करेंगे क्या, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना, अब हमें पता है कि कैल्शियम मसल की कंट्रैक्शन कराता है।
जहां भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होनी होगी ना, वहां कैल्शियम एंटर होगा और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। या फिजियो में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करें, वेसल्स के वेसोडाइलेशन हो जाए और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाए, पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाए वेसल्स के अंदर और हार्ट के ऊपर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा कम पड़े, इस वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वेसोडाइलेशन कराते होते हैं। उसके अलावा ओल्डर होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलेजिन है और मिनॉक्सिडिल है। जो हाइड्रोलेजिन होता है ना, वो क्या करता है, वो निट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है। ये जो निट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन कराता है। सेम वही वाला रोल है, बस ये कि हाइड्रोलेजिन में आपने ये याद रखना है कि ये निट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएगा। और निट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएगा, वेसोडाइलेशन होगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यूज इनके सेम वही है, हाइपरटेंशन के अंदर यूज होते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर भी कुछ ड्रग्स यूज होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कॉन्स्टिपेशन, मायोकार्डियल इंफेक्शन का रिस्क हो सकता है। हाइड्रोलिसिस में ल्यूपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है। इनमें से एक तो अगर आपको याद है तो याद रख लेने हैं। आपके सिलेबस में, आपके एलओएस में नहीं है क्लिनिकल यूजेस एट वाइड स्पेक्ट, तो आपसे शायद ना ही पूछें। उसके बाद मिनॉक्सिडिल ये ओपन करता है पोटेशियम चैनल्स को, हाइपर पोलराइजेशन होती है। इनमें सब में ना स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ही हो रही है और वेसोडाइलेशन ही हो रही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। मिनॉक्सिडिल ओपन करेगा पोटेशियम चैनल्स को। एक्शन पोटेंशियल वाले में आपने ये पढ़ा होगा ना, हाइपर पोलराइजेशन होगी, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी और वेसोडाइलेशन हो जाएगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओल्डर वेसोडाइलेटर्स, इन सब का काम ये है कि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएंगे, ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे। तो अगर आपको कुछ भी ना याद आ रहा हुआ तो आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेसोडाइलेटर्स के अंदर ये लास्ट में बता देना है कि ये क्या करेंगे, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएंगे, वेसोडाइलेशन कराएंगे, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आईवी वेसोडाइलेटर्स। पहले जो हमने पढ़े वो ओरल थे, इनॉक्सिडिल, हाइड्रोलिसिन वगैरह। जो आईवी वेसोडाइलेटर्स होते हैं ना, ये इमरजेंसी के अंदर यूज होते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर। जैसे कि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 होता है ना, अगर किसी का 200 क्रॉस कर जाए, 220 तक हो जाए, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इनके अंदर हम आईवी देते होते हैं। निट्रोप्रोसाइड है, डायजोक्साइड है और फिनोल्डोपैम है। तो ये जो निट्रोप्रोसाइड होता है ना, इसका सेम काम होता है हाइड्रोलिसिन वाला, इसको आपने उसके साथ याद रखना है। ये भी रिलीज कराएगा निट्रिक ऑक्साइड को, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएगा, वेसोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जो ये डायजोक्साइड होता है ना, इसका सेम काम होता है मिनॉक्सिडिल वाला। ये ओपन करेगा पोटेशियम चैनल को, हाइपरपोलराइजेशन कराएगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएगा, वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखने के लिए आपने पीछे वाले जो ओरल है ना वेसोडाइलेटर्स, उनको याद रखना है। निट्रोप्रोसाइड को हाइड्रोलिसिन के साथ और डायलॉक्साइड को और डायजोक्साइड को मिनॉक्सिडिल के साथ। और ये जो फिनोल्डोपैम होता है ना, ये भी होता है वेसोडाइलेटर के, लेकिन ये डोपामिन 1 अगोनिस्ट होता है। ये इसका आर्टीरियल डायलेशन कराता है। सेम इसका भी वही काम है, वेसोडाइलेशन कराएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसमें ये याद रखना है कि आर्टरी उसको डायलेट कराएगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा देगा। फिर जो फोर्थ ग्रुप है हमारे पास वो है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। इसके अंदर कौन कौन से थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। जो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो एस इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था। और एआरबीस होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। जिन रिसेप्टर्स के ऊपर एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट करना था और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना था, ये उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होगा। एस इनहिबिटर्स क्या करती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एआरबीस क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यूज कहाँ भी हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर भी यूज हो रहे होंगे। बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर दोनों के अंदर मिला के यूज हो रहे होते हैं। अब ये हम हार्ट फेलियर के अंदर भी पढ़ेंगे। रीनन एंटागोनिस्ट क्या था, हमारे पास एलिस्केरिन था। ये क्या कर रहा था, ये रीनन को इनहिबिट कर रहा था, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 की सिंथेसिस नहीं हो रही। एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा तो 2 कैसे बनेगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। इसमें सेम वही हाइपरटेंशन के अंदर यूज होगा। और एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या हो सकता है, एंजियोटीमा, रीनल इम्पेयरमेंट। ये जो एस इनहिबिटर एआरबीज है ना, इनके एडवर्स इफेक्ट आपने लाजमी याद रखने हैं। हाइपरकैलेमिया है, यानी कि पोटेशियम इंक्रीज करेगा, कफ होगी और रीनल डैमेज होगा, ये आपने लाजमी याद रखना है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एस इनहिबिटर से कफ हो रही है, तो हम इसकी जगह रिप्लेसमेंट पे कौन सा ड्रग दे सकते हैं, तो वो एआरबीज दे सकते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है। अब ये होगी हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के 5 ग्रुप्स। इसके अंदर सिंपैथेटोप्लेजिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायूरेटिक्स है। सिंपैथेटोप्लेजिक्स में से अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स इंपॉर्टेंट है, वो कर लेने हैं। उसके बाद वेसोडाइलेटर्स इमरजेंसी के अंदर कौन कौन से देखते हैं, उसके नाम कर लेने हैं। ज्यादा ना हुआ तो आपने नाम अच्छे से कर लेने हैं, क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेनी है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लेना है, बस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रग्स यूज इन द अंजाइना। अब अंजाइना की चीज होती है, ये वो पेन होती है जो हार्ट अटैक होने से पहले होती है, यानी कि हार्ट अटैक से पहले वाली स्टेज आप समझ लें इसको। पेन होती है राइट साइड पे, हार्ट वाली साइड पे पेन होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या देना होता है,
कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर वैसे अंजाना की पेन होती रहती है, हार्ट अटैक नहीं होता लेकिन पेन होती है। अब अंजाना की भी 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबल अंजाना होता है, अनस्टेबल अंजाना होता है, प्रिंसिपल अंजाना होता है। कुछ अंजाना की टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें रेस्ट पे भी पेन होती है, कुछ जब कोई काम करता है ना पेशेंट, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करता है या वॉक करता है या कोई ऐसा काम करता है जिसके अंदर फोर्स लगती है तो तब उसको पेन होता है। तो इसमें अब हमने कौन कौन से ड्रग्स देनी होती हैं। चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग होती है ना वो ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स होती है, निट्रोग्लिसरीन। इसका आपने नाम भी सुना होगा। निट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है जो कि जुबान के नीचे रखते हैं, यानी कि सब लिंगुअली देते हैं और फौरन से पेन ठीक हो जाती है। तो ये जो सब लिंगुअल ड्रग्स देते हैं ना ये होती है निट्रोग्लिसरीन और ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, थोड़ा सा इसका काम होता है, थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए काम करती है, फिर दोबारा से लेनी पड़ती है, यानी कि 15-15 मिनट बाद दोबारा से लेनी पड़ती है। और ओरल जो होती है इनका इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है और आईवी के लॉन्ग एक्टिंग होता है। आईवी अगर दे देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद दोबारा डोज रिपीट करनी पड़ेगी। तो अंजाना के अंदर आपने कुछ और याद रखा या ना रखा, लेकिन आपने निट्रोग्लिसरीन का नाम जरूर याद रखना होता है। अब ये पेन को कम कैसे करती है कि निट्रोग्लिसरीन भी ना, जैसे हमने पहले ड्रग्स पढ़े थे ना निट्रोप्रोसाइड, हाइड्रालेजीन, वो कन्वर्ट हो रहे थे निट्रिक ऑक्साइड के अंदर। ये जो निट्रोग्लिसरीन होती है ना ये रिलीज करवाती है निट्रिक ऑक्साइड को, कन्वर्ट हो जाती है निट्रिक ऑक्साइड के अंदर। इसका भी सेम वही काम होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है क्योंकि अंजाना के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। निट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, गुआनालिन साइक्लेज को इंक्रीज कराता है और साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि जो मायोसिन लाइट चेन होती है ना उसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। मायोसिन एक्टिन फिलामेंट जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, उनकी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है। सेम वही वाला काम है, होनी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है। क्या होगा, निट्रोग्लिसरीन कन्वर्ट होगा निट्रिक ऑक्साइड के अंदर, एक्टिवेट करेगा गुआनालिन साइक्लेज को, साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज कर जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगी मायोसिन लाइट चेन काइनेज की, और एंड पे होना यही है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अब अंजाना के अंदर हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, हमारी कोशिश होगी कि हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो ताकि पेन ना हो। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन अगर वीनो डायलेशन होती है, वीनो डायलेशन का मतलब ये है कि वेन्स अगर डायलेट हो रही हैं तो क्या होगा, हमें पता है कि हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, वो वेन्स ही होती है ना, वो प्री होता है, यानी कि प्री लोड होता है हार्ट के ऊपर। अगर वेन का प्रेशर ज्यादा होगा तो हार्ट के ऊपर प्री लोड इंक्रीज करेगा, वर्क इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम ये ड्रग देते हैं ताकि हार्ट के ऊपर प्री लोड कम हो, आर्टियोलर डायलेशन भी होगी। अब हमें ये पता है कि जब ब्लड हार्ट से निकलना है ना तो वो आर्टरीज में जाना है, एओर्टा में जाना है और फिर सारी बॉडी में जाना है, वहां पे भी हमें काम करने की जरूरत है, वहां पे भी वर्कलोड को कम करने की जरूरत है, तो आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा। और क्रोनरी वेसोडाइलेशन, हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई ठीक होगी तभी वो अच्छे से काम कर सकेगा ना, तो क्रोनरी वेसोडाइलेशन होती है जिसकी वजह से वेसोस्पेज्म रिलीव होता है और कोलेटरल फ्लो इंप्रूव करता है। कोलेटरल फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर एक वेसल से ब्लड नहीं ना आ रहा तो दूसरी वेसल बन जाएगी या दूसरी वेसल से ब्लड आने लग जाएगा ताकि कमी पूरी हो सके। तो ये तीनों होती हैं वेसोडाइलेशंस। मेन काम क्या है निट्रोग्लिसरीन का, इससे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करानी होती है और वेसल्स को डायलेट कराना होता है ताकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो जाए, प्री लोड आफ्टर लोड कम हो जाए। उसके बाद यूज कहाँ भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अंजाना की सारी टाइप्स के अंदर, स्टेबल, अनस्टेबल, प्रिंसिपल वगैरह के अंदर, इसके अलावा हार्ट फेलियर में भी यूज होते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में भी इसको यूज कर सकते हैं और साइलेंट पॉइजनिंग के अंदर भी। तो जितने भी टॉपिक आपके एलोस में ना सब में ये यूज होता है निट्रोग्लिसरीन, अंजाना में, हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन इमरजेंसीज के अंदर। तो ये आपने लास्ट में याद कर लेना है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, हेडेक होगी, पोस्चर हाइपोटेंशन होगी, रिफ्लेक्स टेकिकार्डियम, हेमोग्लोबिनीमिया, इसमें से एक तो आपको याद है तो अच्छी बात है। फिर अब ये जो नेक्स्ट 2 ड्रग्स हैं ये हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं हाइपरटेंशन के अंदर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है इनकी भी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के 2 ग्रुप्स होती हैं, वहाँ पे हमने ग्रुप्स नहीं पढ़े। इसके 2 ग्रुप्स होती हैं, डायहाइड्रोपाइरिडीन्स और नॉन डिहाइड्रोपाइरिडीन्स। जो डायहाइड्रोपाइरिडीन्स होती है ना इसके अंदर आगे से ड्रग्स होते हैं, रेपिडिपिन, अमोडिपिन वगैरह, एक नाम याद रख लें तो काफी है। नॉन डिहाइड्रोपाइरिडीन्स पे ब्रेम्पामिन होता है, डेल्टियाजम होता है। अब इसका काम क्या है, जो वो वहां पे काम था ना स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, यहाँ पे भी वही काम है कि ब्लॉक करेंगे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को, कहाँ पे, वस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर, हार्ट के अंदर और वेसल्स के अंदर, दोनों जगह के ऊपर ब्लॉक कर देंगे कैल्शियम चैनल को ताकि मसल्स कॉन्टैक्ट ना हो सके, मसल रिलैक्स हो जाए। आर्टरीज डायलेट करेंगे, क्रोनरी वेसोडाइलेशन हो, आर्टरीज डायलेट करेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा, आफ्टर लोड कम होगा, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, और क्रोनरी वेसोडाइलेशन होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, हार्ट को सप्लाई ज्यादा मिलेगी और वेसोस्पेज्म रिलीव होगा। तो इसका काम भी सेम वही है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन और वेसोडाइलेशन। यूज कहाँ पे होगी, एंजाइना, हाइपरटेंशन, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास, 2-4 आपने नाम याद रख लेने हैं। एडवर्स इफेक्ट में
फ्लशिंग है, एंगेडेडिमा है। डायहाइड्रोपाइरिडीन्स के अंदर एडवर्स इफेक्ट में निमोनिक है, फेथ, और नॉन डिहाइड्रोपाइरिडीन्स में एबीसी आपने याद रख लेना है, ए ब्लॉक, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो ये देख लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब जो वेसल्स के अंदर बीटा रिसेप्टर्स थे ना, वो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होंगे। हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपने याद रख लेना है। जो मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था ना, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके एक दफा पढ़ लेना था ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर नॉर्मली ये करते हैं हार्ट के अंदर हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं। जब हम कोई ऐसा ड्रग देंगे जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, तो ये सब काम कम हो जाएंगे। हार्ट रेट, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ताकि वर्कलोड हार्ट के ऊपर कम हो सके। तो इस तरह से अंजाइना की पेन कम हो जाएगी। यूज कहाँ पे होता है? वही स्टेबल अंजाइना के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। एडवर्स इफेक्ट होंगे ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, ब्रोंकोस्पेज्म, तो ये देख लेना है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स आपने हाइपरटेंशन में किए होंगे, तो यहाँ पे आसानी रहेगी। अगर आप पहले अंजाइना में कर लेते हैं तो वहाँ पे आसानी रहेगी, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। फिर नेक्स्ट और लास्ट आ जाते हैं ड्रग्स यूज इन द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डाययूरेटिक्स तो जरूर यूज होंगे। इसमें सारे ड्रग तकरीबन रिपीट हो रहे होंगे, एक तो ड्रग ऐसा होगा जो कि ना आता हो। तो डाययूरेटिक्स में इसमें फ्यूरोजिमाइड है और स्पाइरोनोलेक्टोन है। वहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथायसाइड था ना, यहाँ पे स्पाइरोनोलेक्टोन है, लेकिन ये भी डाययूरेटिक ही है। फ्यूरोजिमाइड का वही काम होगा, ब्लॉक करेगा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को, लॉस ऑफ सोडियम इन वाटर करवाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो दूसरा रोल भी होता है, ये पल्मोनरी वेसल्स की वेसोडायलेशन भी कराता है और वर्कलोड को हार्ट के ऊपर डिक्रीज कर देता है। हमारा मेन काम हार्ट फेलियर के अंदर ये होगा कि वर्कलोड डिक्रीज हो सके, तो ये वेसोडायलेशन भी कराएगा। डाययूरेटिक तो है ही, लेकिन वेसोडायलेशन भी कराता है। और इसके क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट वही होंगे जो पहले थे। हार्ट फेलियर के अंदर यूज होगा, हाइपरटेंशन के अंदर, एडिमा के अंदर, एडवर्स इफेक्ट में हाइपोकलीमिया, हाइपोवोलेमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्पाइरोनोलेक्टोन। अब ये होता है एंटागोनिस्ट एल्डोस्टेरोन का। अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ना, इसका आपको काम पता भी होगा कि ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है, यानी कि नेफ्रॉन से अब्जॉर्ब कर लेगा सोडियम और वाटर को। लेकिन अगर हम स्पाइरोनोलेक्टोन दे देंगे ना, तो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, प्री लोड डिक्रीज करेगा, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये आपने देख लेना है। यूज कहाँ पे होगा? हार्ट फेलियर के अंदर यूज होता है, एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट हाइपोकलीमिया, गायनेकोमेस्टिया, तो ये आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स। ये हमने पहले पढ़ा था, एस इनहिबिटर्स और एआरबीज। यहाँ पे सिर्फ कैप्टोप्रिल का दिया हुआ है तो हम वही देखते हैं। वहाँ पे लोसार्टन एआरबीज का भी दिया हुआ था, तो दोनों अगर आप कर लेंगे, वहाँ पे आपने वैसे भी किया होगा, तो अगर ये ड्रग आएगा तो आप बता सकेंगे। ये ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता, वस्कुलर टोन कम होती है, वर्कलोड ऑन द हार्ट डिक्रीज कर जाता है। एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा। ये भी यूज होगा हार्ट फेलियर के अंदर, हाइपरटेंशन वगैरह के अंदर, तो ये आपने देख लेना है। फिर ये जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, ये आपने नहीं पढ़े हुए, ये यहाँ पे करने हैं। हार्ट फेलियर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रखे हुए डायजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को। हमें पता है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होता है, सोडियम को आउटवर्ड मूव कराता है और पोटेशियम को इनवर्ड मूव कराता है। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम आउटवर्ड मूव नहीं कर सकेगा, इंटरसेलुलर सोडियम इंक्रीज करेगा, कैल्शियम इंक्रीज करेगा, हार्ट की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। हार्ट फेलियर हो रहा है ना, तो हमारी कोशिश होगी कि हाथ कॉन्ट्रैक्ट तो करे ना, ताकि ब्लड को पंप कर सके, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी इंक्रीज कर देगी। उसके अलावा सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग्स भी होते हैं। पहले हमने जो पढ़े वो सिंपैथेटोप्लेजिक्स थे, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंटागोनिस्ट थे, लेकिन यहाँ पे सिंपैथेटोमाइमेटिक्स होंगे। ये क्या करेंगे? ये वही काम करेंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, यानी कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ्लाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है ना, डर की सिचुएशन होती है या कोई लड़ाई वाली सिचुएशन होती है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है ना, तो ये डोब्यूटामाइन भी वही करेगा, हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा देगा। यूज में वही हार्ट फेलियर के अंदर, क्रोनिक एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर यूज होते हैं। और एडवर्स इफेक्ट भी एक तो देख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे भी बीटा ब्लॉकर्स यूज हो रहे हैं, कार्वेडिलोल है, मेटाप्रोलोल है, बिजोप्रोलोल है, ये, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर को ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि हार्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हार्ट रेट कम हो, बेटर फीलिंग हो, हार्ट को ऑक्सीजन डिमांड कम हो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो। अब हम कोशिश करें कि हार्ट की कंडक्टिविटी तो ज़्यादा हो लेकिन हार्ट रेट कम हो, इसलिए हमने पहले सिंपैथेटोमाइमेटिक भी यूज़ किए, बीटा ब्लॉकर भी कुछ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। वेसोडाइलेटर्स सेम वही काम होगा, वेसल्स को डायलेशन कराएंगे, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, वर्कलोड हार्ट के ऊपर कम हो जाएगा। तो आपने इनके एक तो नाम याद रख लेने हैं, क्लासिफिकेशन में आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट। इन नोट्स का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
तो लाजमी एक बार पढ़ लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो दोबारा से सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। या आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपने उसको ट्रोवा नहीं बनाना, बहुत ईजी है। आपको मेन चीज़ें बस करनी होगी एंड